बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे एसएससी सीजीएल के पेपर 4 में हर साल, लगभग हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। और बात करूं सिर्फ एसएससी सीजीएल की नहीं, यूपीएससी के पेपर्स आप देखेंगे तो उनका भी एक फेवरेट टॉपिक है। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूं, बहुत बड़ा रोल होता है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। एसएससी सीजीएल भी पूछती है, यूपीएससी भी पूछती है इस टॉपिक से क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी लोगों का फुल स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो बात 1991 से पहले की, हमारे देश की। उस टाइम जो अधिकतर कंपनीज थी भारत में, वो या तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी या वो कंपनीज थी जिन्होंने ढेर सारे लाइसेंसेस, ढेर सारी परमिट्स गवर्नमेंट से ले रखे थे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक इम्पॉर्टेंट और कंपनी कह सकते हैं आप। तो बहुत मतलब लिमिटेड कंपनीज हुआ करती थी भारत में। कोई भी ऐसा नहीं कि आपने चाहा तो आपको बड़े आसानी से आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे या बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, ये थोड़ा मुश्किल था। उससे पहले जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज को भी उन्होंने सरकारी में कन्वर्ट कर दिया, बना दिया, सरकारी उनका अधिग्रहण कर लिया, ठीक, एक्वायर कर लिया गया था, राइट। तो अब जब 1991 आया तो कुछ चीज़ें बहुत बड़ी बदली देश में। उसी टाइम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भारत में हुआ। उस समय जो आपके जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, तो इन लोगों ने बहुत बड़ा चेंज किया। और वो चेंज ऐसे नहीं कि इन्होंने किया, वो इनको करना पड़ा। कारण ये थे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था इंडिया का, वो क्राइसिस में आ चुका था, ठीक, एडवर्स चल रहा था और बहुत बुरी स्थिति थी। तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में था, इसका क्या मतलब है? मतलब ये भाई, सीधी सीधी शब्दों में अगर आपको बताऊं तो जो हमारे देश में डॉलर जो था, डॉलर का रिजर्व एक होता है, वो नहीं था हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट का मतलब ये कि जो हमारे भारत की इकोनॉमी थी उसमें क्रूड ऑयल को इंपोर्ट, मतलब कच्चा तेल, जिससे सारी गाड़ियां आप देखते हैं मूव करती हैं इंडिया में, ढेर सारी फैक्ट्रीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो हम इंपोर्ट करते थे रशिया से, गल्फ कंट्रीज से, इन कंट्रीज से हम इंपोर्ट किया करते थे। रशिया से बड़े अच्छे रिलेशन थे हमारे, यूएस से दूर थे हम, उससे कोई हमारे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो चेंजेस आए, हुआ ये कि रशिया उस टाइम वॉर में चला गया, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहा था रशिया, ठीक, और हमारे पास पैसे नहीं थे, डॉलर नहीं था कि हम कच्चा तेल खरीद सकें, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर सकें, और रशिया भी हमारी मदद नहीं कर पा रहा था। तो उस समय हुआ ये कि अब क्या करें हम? तो हम सर, क्या पैसे नहीं थे हमारे पास, रुपए नहीं थे? नहीं। जब भी आपको इंपोर्ट करना होता है, कुछ चीज़ आप मंगा रहे हैं, तो वो आप अपने इंडियन करेंसी में नहीं मंगाते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है डॉलर। हमारे पास डॉलर का रिजर्व नहीं था, ठीक। तो अब क्या करें? बहुत बड़ी समस्या, डॉलर है ही नहीं देश में, तो क्रूड ऑयल नहीं इंपोर्ट होगा, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो हमें इंपोर्ट करना, हमारे देश को चलाने के लिए ज़रूरी था, वो भी इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। फिर हुआ ये कि अब क्या किया जाए? तो हमारे लोग पहुँचे, हमारे भारत के लोग, आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। कहाँ हेडक्वार्टर इसका? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में पहुँचे भाई। उनसे कहे, मालिक अब ये हालत है हमारे देश की, हमारे पास अभी डॉलर्स नहीं। तो अब आईएमएफ में होता बेसिकली ये है कि उसके ढेर सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेरे ख्याल से 190 हैं इस टाइम। तो मेंबर कंट्रीज़ को वो आपको, जब भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एडवर्स हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए आपके देश में, आप पास डॉलर का रिजर्व नहीं है, तो वो आपकी मदद करता है। कौन? आईएमएफ। आईएमएफ से आप लोन ले लेते हैं। इस लोन का रेट होता है लगभग 1% के आसपास होता है। तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये समझा कि जब भी बीओपी क्राइसिस आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगी, तो आप जाएंगे आईएमएफ के पास। कोई भी कंट्री कहाँ जाएगी? आईएमएफ के पास जाएगी, और आईएमएफ उसे लोन दे देता है बहुत ही नॉमिनल रेट पे, सॉफ्ट लोन, ठीक। क्या हम वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जा सकते? एक ये क्वेश्चन उठता है। नहीं, वर्ल्ड बैंक आपको इस केस में लोन नहीं देता है। वर्ल्ड बैंक किस केस में लोन देगा आपको? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ से कि बीओपी क्राइसिस में कहाँ जाएंगे हम? आईएमएफ के पास जाएंगे।
वर्ल्ड बैंक मदद नहीं करेगा। तो इंडिया गया आईएमएफ के पास, आईएमएफ ने कहा अच्छा आ गए तुम आज तक अपनी इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी रखे थे, मतलब हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी नहीं थे, हमारे यहाँ बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनको व्यापार करना बड़ा मुश्किल था भारत में। उन्होंने कहा यही सही टाइम है। जो आईएमएफ के जो बड़े मेंबर्स हैं, मतलब जिनकी बड़ी इकोनॉमी है, जो ज़्यादा आईएमएफ को लोन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़, तो उनको कहा बहुत सही टाइम है। ठीक कहा अब इंडिया के इसको सुधारो, जो इनका स्ट्रक्चर है ट्रेड का, तो कहा कि लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो और ग्लोबलाइज करो। मतलब आपके जो लाइसेंस राज का सिस्टम है, जो परमिट लेने के लिए ढेर सारे आपके लाइसेंसेज हैं, ढेर सारी परमिट्स हैं, उसके बाद ही लोग आपके यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको आप सिंप्लीफाई करिए। ये इतने आपने जो बना रखे हैं लाल फीताशाही, इसे ख़त्म करिए। तो वो ख़त्म किया गया, ट्रेड ओपन हुए और विदेश से हमारा व्यापार शुरू हुआ। उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान लॉन्ग रन में, उसकी बात नहीं करूँगा। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें क्लियर हुई कि जब भी मतलब आईएमएफ का रोल क्या होता है, वो चीज़ें आपने समझी। ठीक, और आपने ये भी समझा कि डॉलर का होना हमारे पास कितना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कई बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का होना कितना ज़रूरी है। ठीक, ये आम भाषा मैंने आपको समझाया। तो बीओपी क्राइसिस आएगी तो देश तबाही की तरफ जा सकता है। अब चलते हैं जरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को बाय डेफिनेशन और वो सारी चीज़ें देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लैरिटी तो आपको मिल चुकी है। ठीक, तो भाई आइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली ये हमारा जो है ये बेसिकली जो इंडिया है आपका और ये वर्ल्ड, इसमें वर्ल्ड में बस आप इंडिया को छोड़ देना तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले लेना। ठीक है, इसको छोड़ देना। तो इंडिया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड करता है, ठीक है, उसी का जो हिसाब किताब रखा जाता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब इंडिया फॉरेन से ट्रेड कर रहा है, मतलब मैं एक तरह से कहूँ कि जो भी मॉनिटरी एक्सचेंज होता है इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसे हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, मतलब समझिए कि ये एक फॉर्मेट होता है बेसिकली, और ये हर कंट्री की कौन बनाता है भैया, तो सेंट्रल बैंक बनाती है। जैसे इंडिया में बनाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यूएस में बनाएगी यूएस फेडरल रिजर्व। क्या बनाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैसा दिखता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, आइए देखते हैं। आरबीआई की वेबसाइट से दोस्तों, आरबीआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पिछले साल का था। ठीक है, तो ये है कुछ पूरा नहीं आ पाया है, मैंने एक बार आपको दिखाने की कोशिश की है। ये एक्सेल शीट की फॉर्म में डाउनलोड होता है और ऐसा कुछ दिखता है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च 2022, इस तरह से आपका पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखता है। ठीक, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे करंट अकाउंट का नाम आया है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा, उसकी बात करेंगे। ठीक, मतलब आपने देखा कुछ ऐसा दिखता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चीज़ भी आपको एकदम क्लियर हो गई। तो चलते हैं भाई पीछे जरा सा। ठीक, तो आपने देखा इनका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमारे यहाँ मेंटेन किया जाएगा इंडिया में, वो करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया ने कितना मॉनिटरी एक्सचेंज हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब कितना आया और कितना गया धन, कुछ ऐसा समझिए आप। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी कि वो धन कैसे आता है। अब आईएमएफ का रोल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आईएमएफ की चीफ हैं ये, राइट, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इनका नाम थोड़ी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है, वो आपको देख लेना है। ठीक, तो याद रखिए। ठीक है, आईएमएफ क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, प्रोवाइड असिस्टेंट टू इट्स मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग बीओपी क्राइसिस। एक एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक, अब प्यारे बच्चे चलते हैं हम थोड़ा आगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिनेशन वाइज समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या है ये एक स्टेटमेंट है प्यारे बच्चे। कैसे पता चला आपको स्टेटमेंट, यहाँ पता चला, ये पूरा एक स्टेटमेंट बना हुआ है। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट से। ठीक, तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, शोइंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। किस तरह की ट्रांजेक्शन्स दिखाएगा, सिर्फ पैसों के लेन देन की ट्रांजेक्शन्स दिखाएगा। किससे, ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ किसी पीरियड में, उसकी बात करता है। पीरियड एक साल, जनरली एक साल। ठीक, तो उसकी बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो आपने एक दो चीज़ें देखी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, दिखाता क्या है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। यहाँ देखेंगे आप
क्रेडिट और डेबिट की फॉर्म में लिखते हैं ये। इस क्रेडिट और डेबिट को आप प्यारे बच्चे समझिए प्लस और माइनस की फॉर्म, ठीक है, प्लस और माइनस की फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी जाती। जितना पैसा आपकी कंट्री में आएगा उसको आप प्लस में डालते जाते हैं, और जितना पैसा आपकी कंट्री से जाएगा उसको आप माइनस में डालते जाते हैं, ठीक। मतलब आपके यहाँ शो करने आए मान लीजिए टॉम क्रूज यूएस से, और आपने उनको पेमेंट की, तो ये तुरंत आरबीआई लिख लेगी, ठीक है, कि आपने पेमेंट की, पैसा बाहर गया। लेकिन यही बात करूं मैं अगर अदनान शामी साहब की, तो अदनान शामी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, ठीक, सॉरी मतलब पाकिस्तान में उनका जो बर्थ है उनका, राइट, रहते हैं इंडिया में, पासपोर्ट है कनाडा का। तो उनको अगर आपने पेमेंट की तो क्या ये लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? ये अगेन इसके लिए आपको पता होना चाहिए रेजिडेंट क्या होता है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक छोटी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जो भी आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की वही लिखी जाएगी, इसमें रेजिडेंट की पेमेंट नहीं लिखी जाएगी, ठीक। तो खैर आपने डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। स्टेटमेंट है देख लिया हमने, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है वो भी देख लिया, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, अब ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस में आएगा क्या क्या। एक तो आ जाता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो भी माल आप बाहर भेजते हो, जैसे इंडिया क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है, मंगाता है अपने यहाँ क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल, और उसको रिफाइन करके फिर बाहर भी भेज देता है। बहुत चालाक देश है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। फिर ये गोल्ड इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, स्विट्जरलैंड वगैरह से। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा गोल्ड अपने यहाँ ही रखता है, बहुत कुछ गोल्ड का ये ज्वेलरी भी बनाता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक। तो हम ये काम भी करते हैं। तो एक तो जो आपका मैंने कहा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक। लेकिन इसमें अगर इंडिया का आप देखेंगे नेट, तो वो नेगेटिव में है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं गुड्स का और एक्सपोर्ट कम करते हैं। जैसे आप सभी के घर में आपकी जो मोबाइल है वो आप देखिए आप कहाँ से बनी हुई है, ठीक। इसके अलावा लैपटॉप देखिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ, बहुत सारा आइटम और चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं, टी एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी चीज, ठीक। तो लेकिन जो नेट है वो नेगेटिव है, ठीक। मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट, पहली बात। इसके अलावा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आ जाएगा। अब इसको देखेंगे आगे, इनको विजिबल इनविजिबल के नाम से जानते हैं। सर्विसेज का मतलब जो टीसीएस है आपकी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या इन्फोसिस, ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनको सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब रेवेन्यू का स्ट्रीम है, तो उस पर हमारा एक अच्छा खासा कमांड है, ठीक। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, इंपोर्ट सर्विसेज बहुत कम करते हैं, ठीक, राइट। इसके अलावा हमारे मतलब इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स वगैरह की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा अगर आप लोग अपने आप को फाइनेंशियल न्यूज़ से अपडेट रखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है बहुत तेज़ी से बढ़ जाया करता है जब एफआईआई का पैसा आता है इंडिया में। एफआईआई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर नहीं कि खुदरा चल दिए तुम, इंस्टीट्यूशनल मतलब बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, हजारों करोड़ का फंड आएगा एक साथ और मार्केट में लगेगा, मार्केट खट से उछल जाती, ठीक। और फिर जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तुरंत ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं, फिर धम मार्केट बड़ी तेजी से गिर जाती है। तो ये जो पैसा आता है इंडिया में आया, उन्होंने इंडिया के स्टॉक्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, तो इससे ये भी मनी इंडिया में आई है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पार्ट हो गया एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसके अलावा आप देखिए अभी मान लीजिए कि वॉलमार्ट ने किसी कंपनी को खरीद लिया, बिग बाजार को खरीद लिया, या किसी दूसरी कंपनी ने किसी यूएस की कंपनी ने इंडिया की कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आ जाती हैं इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स की। अब इसको हम कह देते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसको हम कह देते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्टली इन्वेस्ट होता है हमारे मतलब यहाँ पे वो सीधा परचेज करते हैं एसेट्स, ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको वो आसानी से बेच पाएँ। ये लंबे टाइम के लिए होता है, 20 साल 30 साल, एक बार खरीद लिया तो अब रहेंगे 40 साल 50 साल, और ये कभी भी बेचा जा सकता है, ठीक। क्या डेफिनेशन है इनकी एफडीआई एफआईआई? इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, नाम आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, उन्होंने ढेर सारी चीज़ें दी। इवन वो यूपीएससी के स्कोप से जो नॉर्मल
इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं उससे भी बियॉन्ड हो जाता है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा। ठीक, चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा इसके कंपोनेंट्स देखते हैं बीओपी के। तो कंपोनेंट्स दो हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अभी प्यारे बच्चे जब मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था तो सबसे ऊपर यहां पे लिखा था करंट अकाउंट। ठीक है, देखिए आप ऑब्वियसली नीचे जाते कहीं आपको कैपिटल अकाउंट के नाम की भी चीज मिलती। ठीक है, राइट। तो कैपिटल अकाउंट में अभी जो मैंने बात की थी एफडीआई वगैरह की या एफआईआई की, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये करंट अकाउंट हमारे लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। करंट अकाउंट में प्यारे बच्चे एक तो विजिबल्स आ जाते हैं जो दिखते हैं। एक्सपोर्ट किया गुड्स आपने, यहाँ से मूंगफली भेज दी यूएस से, यहाँ से आम भेज दिया सऊदी अरेबिया, तो ये क्या है, ये गुड्स है, ये विजिबल्स है। ठीक है, दिखता है। इंपोर्ट किया आपने कच्चा माल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, राइट, तो वो आपने इंपोर्ट किया, वो भी विजिबल्स। ठीक, तो करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट हैं, एक तो विजिबल्स हो गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है विजिबल्स, इनविजिबल्स। ठीक है, राइट। इसके अलावा इनविजिबल्स जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे मान लीजिए कि आप यहीं से बैठ के यूएस के एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है, लैपटॉप ऑन किया, जूम ऑन किया या गूगल मीट पे गए, आपने 1 घंटे की क्लास ली और उससे आपने कहा भाई मैं तुमसे $10 लूँगा 1 घंटे के, मतलब 1 घंटे के आप 800 रुपये ले लोगे उससे। ठीक, ये जो 800 रुपये आपके पास आया, ये क्या है, ये इनविजिबल्स है, ये आपने एक्सपोर्ट की है सर्विस, राइट। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास ये पैसा आता है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो ये पैसा मैं आपसे बताऊं आपके पास रुपए में नहीं आता, ये डॉलर में आता है। ठीक है, फिर आपका बैंक कन्वर्ट करके आपको रुपया देता है। जब आप कुछ परचेस करना चाहते हैं, तेल या कुछ भी विदेश से मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो आप रुपए में पेमेंट नहीं करते, आप डॉलर में करते हैं। अब आप डॉलर लाएं कहाँ से, तो आपका बैंक जो होता है, आप रुपया देते हैं उसको, वो डॉलर उसके बदले आपको डॉलर दे देता है। तो इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, समझेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे स्कोप से बाहर की चीज़ है, मैं नहीं जा रहा उसमें। ठीक, इसके अलावा प्यारे बच्चे होता है करंट ट्रांसफर्स, मतलब आपने कुछ किया नहीं वैसे ही पैसे आ गए। जैसे हमारे भाई लोग, पंजाबी भाई लोग कनाडा में रहते हैं ढेर सारे, राइट, तो वो क्या करेंगे, कनाडा में रहते हैं, कमाते हैं और ढेर सारा पैसा अपने इंडिया भी भेजते हैं, तो ये है फॉरेन रेमिटेंस। हमारे जो तेलुगु भाई हैं, जो मलयाली भाई हैं, वो रहते हैं गल्फ कंट्रीज में, वहाँ से पैसा भेजते हैं। ठीक, तो वो रेमिटेंस हो गया, फॉरेन रेमिटेंसेस डायरेक्ट आ गया आपके पास। ठीक, इसी प्रकार गिफ्ट ग्रांट्स वगैरह भी आ सकती हैं, तो ये सारी हैं करंट ट्रांसफर। ये पार्ट हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में आ गया विजिबल्स, इनविजिबल्स और आपका आ गया ट्रांसफर्स। विजिबल्स में गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनविजिबल में सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और ट्रांसफर्स में आ गया गिफ्ट ग्रांट्स और रेमिटेंसेस वगैरह। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दिखाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम फॉर अ कंट्री। इस कैपिटल अकाउंट को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको। जो कैपिटल अकाउंट आपका कहता है, ये कहता है जो फिजिकल असेट्स उनकी ओनरशिप चेंज हो जाए या फाइनेंशियल असेट्स की ओनरशिप चेंज हो जाए। सर ये फिजिकल असेट की ओनरशिप कैसे चेंज होती है? वही जो मैंने आपसे कहा, वॉलमार्ट ने क्या किया कि खरीद लिया बिग बाजार को, ठीक है, तो चेंज हो गई ओनरशिप, किसके पास चली गई, आपके एसेट की ओनरशिप एक फॉरेन कंपनी के पास चली गई, है ना। इसी प्रकार फ्लिपकार्ट बिक गई, है ना। फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा भाई, पता है किसी को? नहीं ओके, हाँ, अरे नहीं, तो फ्लिपकार्ट को खरीद लिया गया, ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से वॉलमार्ट ने शायद खरीदा, छोड़िए कर, तो फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, तो आपकी जो कंपनी थी पूरी, उसको एक फॉरेन कंपनी ने एक्वायर कर लिया। सो ये क्या हुआ, ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, जहां पे असेट्स की ओनरशिप चेंज हो जाए, समझ रहे हैं आप, या लाइबिलिटी बढ़ जाए, ठीक, वो क्या होती है, वो आपकी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। इसी प्रकार टाटा ने क्या किया था, जो जगुआर वाली कंपनी आप देखते हैं कि अब जगुआर बनाती है टाटा, वो जो लंदन की कंपनी थी उसको खरीद लिया, तो वो एक इंडिया की कंपनी ने बाहर से जाके, मतलब बाहर की कंपनी की ओनरशिप खरीद ली। सो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में। किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगा, इसको हम मॉनिटरी टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, पैसे के वैल्यू में, है ना, कितने में खरीदा बेचा गया, वो हिसाब हम लिख लेंगे डॉलर में स्पेशली, ठीक। तो आपने देखा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट है, उसमें फिजिकल असेट्स आ जाती हैं जिनकी ओनरशिप चेंज हो गई, है ना। और इसके अलावा फाइनेंशियल असेट, जो मैंने कहा FII,
किसके थ्रू लगाते हैं पैसा? मॉर्गन स्टैनली एक कंपनी है बहुत बड़ी, वर्ल्ड की, मतलब जो IIM के लड़के होते हैं उनका सपना होता है कि मॉर्गन स्टैनली या लेमन ब्रदर्स से करियर स्टार्ट करें, ठीक। तो उस लेवल की कंपनी, आप IIT गए, IIM गए, उसके बाद अगर आपको जीवन में सिर्फ पैसा ही कमाना है तो वो सबसे बड़ी जगह है, ठीक। तो खैर वो कंपनीज इन चीज़ों को डील करती है, पूरा वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम से जानी जाती है वो चीज़ें, ठीक है। तो खैर फाइनेंशियल असेट्स FII वगैरह का जो है पूरा हिसाब किताब, उसकी ओनरशिप चेंज हुई। मतलब टाटा स्टील के कुछ शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीद रखे हैं, ठीक है, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें पार्ट हो गई कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। इसके अलावा करंट अकाउंट भी आपने समझा, कैपिटल अकाउंट समझा। अब बात करनी है बहुत ज़रूरी चीज़ की, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है। मतलब जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में नहीं है, डेफिसिट में। मतलब हम डॉलर ज़्यादा बाहर हम दे देते हैं साल में और लाख कम पाते हैं। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, या जो सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, गुड्स का हो, या ट्रांसफर जो पैसे आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आएंगे? या तो डॉलर आएगा या तो डॉलर जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड रुपए, पाकिस्तानी करेंसी, युआन इनमें नहीं होता, वो डॉलर में ही होता है, ठीक है। तो मतलब हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं प्यारे बच्चे, क्या करते हैं हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक। और ये हमारे लिए एक बहुत समस्या वाली बात, आऊँगा उस पर मैं। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ कंट्री इकोनॉमी। हाई CAD results into devaluing रुपी इन कंपैरिजन टू डॉलर। समझेंगे जरा ध्यान से। अब देखिए, हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना है मान लो, तो हमें चाहिए ढेर सारा डॉलर, लेकिन जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारे पास डॉलर आता है। एक्सपोर्ट कम है तो हमारे पास डॉलर आया कम, लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा बाहर वालों को देने के लिए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हम डॉलर खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट से रुपए में। हम रुपया देते हैं, कहते हैं भैया डॉलर दे दो। तो जब ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और हम खड़े हैं रुपया लगे, भैया दो, तो क्या होगा, रुपए की वैल्यू हमारी गिरती चली जाएगी। इसलिए आप देखते हो रुपया एक टाइम पे अभी 80 के अराउंड है रुपीस टू डॉलर का रेशियो। मतलब आप 80 रुपए देंगे किसी को तो आपको $1 देगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट कम हो जाए या इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाना पड़े तो आपको हो सकता है 85 रुपए भी देना पड़े, 85 रुपीज़, 90 रुपीज़। तो इस प्रकार से रुपया फ्लक्चुएट करता है, ठीक। तो जैसे ही आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगी, आपको डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आप जाएंगे डॉलर खरीदने, आपके रुपया का क्या होगा, अवमूल्यन होता जाएगा, गिरती जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक, डेप्रिशिएट होता जाएगा, सॉरी डीवैल्यू होता जाएगा रुपया, ठीक। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर फिर खरीदना पड़ेगा, और उस केस में हमें ये दिक्कत होगी, ठीक। खैर, कैसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हैं? एक तो हम जो हमारा क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है, जो तेल का कंजम्पशन है, उसको कम कर दें। लेकिन ये एक हद के बाद संभव नहीं है, नहीं तो हमारी पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं रोक सकते ट्रकों का और बसों का, है ना, नहीं तो कैसे इकोनॉमी मूव करेगी, ठीक। तो ये एक बहुत व्यवहारिक वो नहीं है। आप गोल्ड पे बैन लगा सकते हैं। पुरानी पिक्चरें दोस्तों आपने देखी होंगी जो 20 साल पहले की, अमिताभ बच्चन साहब और राजेश खन्ना साहब के टाइम की। उसमें क्या होता था, स्मगलर्स हुआ करते थे बड़े बड़े कोट पैंट पहने हुए, जैसे आज मैंने पहली बार आपके सामने कोट पहन रखा है, ठीक। तो वो स्मगलर्स हुआ करते थे। क्यों स्मगलिंग उस टाइम ज़्यादा था? क्योंकि वो 1991 से पहले का दौर था, ढेर सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड थी, इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ नहीं था, तो सोना लोग स्मगल करके लाते थे सस्ते में या महंगा बेच दिया करते थे, ठीक। तो अगर आपने गोल्ड पे बैन लगाया कि अब नहीं गोल्ड मिलेगा यहाँ के, लेकिन महिलाओं को गोल्ड चाहिए, पागल है, तो फिर क्या होगा, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये भी आपका फेल हो गया। सर्विस सेक्टर हमारा बढ़िया कर रहा है, सर्विस सेक्टर ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव में रहता है, इसका ट्रेड, ठीक है, मतलब ये हमें ज़्यादा कमा के देता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सर्विस सेक्टर सब कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने सर्विस सेक्टर को, अपने एग्रो सेक्टर को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा, तभी आप जाके करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाए, ठीक।
इसके अलावा आपको एफडीआई और एफआईआई को प्रमोट करना होगा। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये आपके कैपिटल अकाउंट को भी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये करंट अकाउंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कम हो जाएगी। खैर, ये पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए था कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, पर कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चे, मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब एक चीज़ और है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक, इसको समझेंगे। अच्छा, अभी तक जो बात हुई बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेरे ख्याल से एक एक बात क्लियर है आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं दोबारा एक बार छोटी सी आपसे बात करना चाहूँगा, तो जस्ट अ सेकेंड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहूँगा प्यारे बच्चे। मैंने आपसे कहा कि जो इंपोर्ट्स हैं गुड्स के, किसके इंपोर्ट हैं? गुड्स के। गुड्स का जो है हमारा हिसाब किताब, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टोटल मिला दूं, ठीक है, तो इससे जो बैलेंस हमें मिलता है वो हमें निगेटिव मिलता है, ठीक है। इसके बाद आती है प्यारे बच्चे बात सर्विसेज की। तो सर्विसेज वो हमारा पॉजिटिव, हम उससे कुछ कमाते हैं, ठीक है। सर ये डेटा हमें कहाँ मिल सकता है? प्यारे बच्चे, ये डेटा आपको जो आपका ईयरली, ठीक है, राइट, मतलब ये सारा डेटा आपको अवेलेबल है, ठीक है। कितना आपने गुड्स से आया, कितना आया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा, ठीक, सर्विसेज। इसके अलावा प्यारे बच्चे जो रेमिटेंसेज हैं, जो ट्रांसफर्स हैं, वो भी हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला कंपोनेंट है ये इतना ज़्यादा होता है नेगेटिव कि जो नेट आता है वो नेगेटिव आ जाता है। समझ रहे हो आप? मतलब ये गुड्स का जो ही हमारा इंपोर्ट है वो इतना ज़्यादा है कि ये नेट को नेगेटिव बना देता है, ठीक। इतनी बात आप समझे। अब चलते हैं थोड़ा आगे, गुड्स सर्विस ट्रांसफर्स वगैरह की बात हो गई। इसके बाद आपने देखा था एफडीआई की बात की थी मैंने आपसे, एफआईआई की बात की थी। प्यारे बच्चे, ये दोनों हमारे पॉजिटिव में रहते हैं। क्यों? हमारी जो मतलब जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे मिलता है बहुत कम ब्याज अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो। इसलिए वो पूरे वर्ल्ड में जो वहाँ के वेल्दी बिजनेसमैन हैं वो एवेन्यूज ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हम पैसा लगाएं और हमारा पैसा जल्दी बढ़ पाए। हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उनका पैसा तेजी से बढ़ेगा, इसलिए वो लोग हमारे यहाँ ज़्यादा पैसा लगाते हैं, हम उनके यहाँ कम लगाते हैं, इसलिए ये भी हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और एफडीआई, तो भैया एफडीआई तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। हमारी तो अब आप तो जाके वो कौन सी कंपनी है, BMW जो आपकी जर्मनी की कंपनी है, या मतलब जर्मनी से जो ढेर सारी कंपनीज है कार की, उनको तो आप खरीदने से रहे, लेकिन वो आपकी कंपनियां खरीद सकते हैं, उनके पास वो कैपिटल है, वो पैसा है, ठीक। तो ये भी आपका पॉजिटिव में रहता है। लेकिन प्यारे बच्चे, ये जो आपका कैपिटल अकाउंट भी है ना, ये कैपिटल अकाउंट जो है ये भी टोटल मिला लो, कुछ लोन्स भी हो सकते हैं इसमें, टोटल मिला दो तो जब आप नेट निकालते हो कैपिटल और करंट का, फिर नेगेटिव आ जाता है। बात समझ रहे हो? और जब ये नेगेटिव आ गया तो हम कहते हैं भैया जो हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में आ गया, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट में आ गया, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे डॉलर की जो हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो गिरती चली जाएगी, हमें डॉलर चाहिए। अब मुझे आपको प्यारे बच्चे एक और बात बतानी है, इस जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अगर ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, तो अचानक से खटाखट गिरेगा ना, तो हमारे इंपोर्ट जो हमें करना है उस पर बहुत असर पड़ेगा, हम परेशान हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, सभी कंट्री क्या करती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। कभी कभी हिंदी बड़े काम आ जाती है और कभी कभी अंग्रेजी। यहाँ पे देखो आप, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोल रहा हूँ, शायद कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन जैसे ही मैंने बोला विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब विदेशी मुद्रा का भंडार बनाती है हमारी जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सेंट्रल बैंक्स बनाती हैं, जैसे आपकी यूएस की फेडरल रिजर्व बनाएगी, चाइना की जो वहाँ की बैंक है सेंट्रल बैंक, सिंगापुर की, वो तो मेंटेन करके रखती हैं। तो उसमें वो क्या क्या रखती हैं? एक तो वो डॉलर रखेंगी ढेर सारा, जो आपको याद रखना है, एक गोल्ड रखती हैं, ठीक है, और दो चीज़ें और रखती हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, मतलब सिर्फ डॉलर ही नहीं रखते, गोल्ड भी रखते हैं। थोड़ा बहुत युआन वगैरह भी, कुछ और करेंसी है, यूरो वगैरह भी रखी जा सकती हैं एक परसेंटेज में, लेकिन जो मेजॉरिटी हिस्सा होता है वो डॉलर गोल्ड इन्हीं का होता है, ठीक। तो ये आप मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात, 1991 में जब हम गए
आईएमएफ के पास, तो हमने सोना गिरवी रखा। ठीक है, आपको रखना पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे ना, किस बिहाफ पे आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ थी, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपने देखा था अभी, क्या वो आरबीआई ने बनाया है या किसने बनाया है? तो जो फॉर्मेट होता है पूरी दुनिया के लिए सेम है, आईएमएफ उसको सुझाती है, मतलब फॉर्मेट दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने अपने मन से अपना फॉर्मेट बना दिया, किसी और ने अपना फॉर्मेट बना दिया। और ये जो देखिए, एज पर बीपीएम 6, फॉर्मेट का नाम है बीपीएम 6, जो कि सुझाया है आईएमएफ ने। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं फॉर्मेट का नाम, बस इतना याद रखना है कि फॉर्मेट हम अपने मन से नहीं बना सकते, कोई भी कंट्री अपने मन से नहीं बना सकती, वो देगी आपको, कौन देगी? आईएमएफ। ठीक, अब प्यारे बच्चे बात करनी है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, ट्रेड का बैलेंस। तो भैया ट्रेड में दो ही चीज़ें आएंगी बस, जब ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होती है तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है सिर्फ गुड्स की बात कर लो, सर्विसेज वगैरह के ट्रेड की बात मत करो। ठीक, तो मतलब गुड्स का जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ उसका बैलेंस निकाल लो, देख लो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ऑब्वियसली अभी तक आपसे बात हो चुकी है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं गुड्स, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा हमारा नेगेटिव में रहेगा, ट्रेड डिफिसिट रहेगा हमारी कंट्री में, ये कंटिन्यूस बना हुआ है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव है अगर, तो हम कहते हैं इंपोर्ट इज ऑब्वियसली लेस देन एक्सपोर्ट इन दिस केस। इंपोर्ट इज लेस, ट्रेड डिफिसिट, जस्ट अ सेकंड, इंपोर्ट इज मोर। ठीक है, इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, पहली बात। दूसरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, याद कर लीजिए आप लोग, ये किन के बीच की बात है? ये सिर्फ गुड्स का जो आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया, ये उसका हिसाब रखने का जो आपने बनाया अपने यहाँ फॉर्मेट, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंडिया में नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया, तो पैसे आपने ज़्यादा दिए हैं बाहर, कम आए हैं आपके पास, तो ये आपके लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया की केस में बात करूं, गुड्स मैंने आपको बता दिया नेगेटिव रहेगा, राइट, डेफिसिट है। जनरली जब भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हम सिर्फ गुड्स की ही बात करते हैं, लेकिन अगर वो बैलेंस ऑफ ट्रेड सर्विसेज की बात करेगा तो स्पेशली लिख के आपको बताएगा कि जी मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड सर्विसेज का कैसा आपकी कंट्री में, क्या इसका है नेचर, तो आप कहेंगे ये हमारा सरप्लस में रहता है। लेकिन जब भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स और सर्विस दोनों का देखेंगे एक साथ, तो फिर से ये डेफिसिट में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब आते हैं कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस पे, देखते हैं इनको किस तरह क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे। तो सीजीएल 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। राइट, इनमें से कौन सा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब रिजल्ट नहीं है, परिणाम नहीं है? इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑब्वियसली होगा, आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। ठीक है, राइट, तो ये तो है, हमें नॉट वाला चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी भाई, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। इनसफिशिएंट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, देखेंगे अभी जब आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा तो खाएंगे क्या आप, तो जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स की वो भी कम हो जाएगी, बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके आगे देखिए, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी तो ऑब्वियसली आपको सामान ज़्यादा मंगाना पड़ेगा, तो ये भी ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भैया? जब पॉपुलेशन बढ़ी तो तुम सामान ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो। चाइना क्या कर रहा है? चाइना की पॉपुलेशन आपसे कम है, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका इतना मतलब उसका एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसने अपनी पॉपुलेशन को यूज़ किया एक्सपोर्ट में, मशीनरीज प्रॉपर लगाई हैं। तो ये जो आपने कहा कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी को आप स्किलफुल बना दो, हर एक आदमी कुछ ना कुछ बना रहा है, या तो गुड्स बना रहा है तो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमारा तो नेगेटिव में ही रहेगा। खैर, तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये कारण नहीं। ठीक, समझ गए आप, मतलब ये रिजल्ट नहीं है। प्यारे बच्चे, चलते हैं आगे। अब ये आपसे पूछा गया सीजीएल 2017 में, देखिए इसको जरा, 1991 में एज एन इमीडिएट मेजर, तुरंत क्या स्टेप लिए गए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए? रुपए को क्या हुआ अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, क्या हुआ होगा आप बताओ? जब रुपया क्राइसिस आ चुकी है तो आपको डिवैल्यू ही तो करना पड़ेगा, डिवैल्यू नहीं करोगे तो कोई देगा आपको नहीं।
समझ रहे हो आप? डिवैल्यू अगर आप अपने रुपए को नहीं करोगे तो आपको डॉलर्स कैसे मिलेंगे? आपको डॉलर चाहिए और मतलब आपको ज़्यादा चाहिए डॉलर, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको रुपया डिवैल्यू करना पड़ेगा। तो रुपए को डिवैल्यू किया गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें नहीं था, लेकिन अगर हमने पढ़ रखा है तो हम लॉजिक लगा सकते थे कि डिवैल्यू होगा, तो एलिमिनेट कर सकते थे आप, ठीक। प्यारे बच्चे, सीजल 2018 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? इनमें से कैपिटल अकाउंट का एलिमेंट कौन है? एक्सपोर्ट इनकम, ना भैया, कैपिटल अकाउंट में कोई मतलब नहीं इसका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लेंगे। इनकम फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट बिल्कुल काट दो। रॉयल्टीज फ्रॉम पेटेंट्स बिल्कुल काट दो। ये है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये किसका पार्ट है? ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। देखिए समझिए जरा ध्यान से, जहां पे भी ना आपने सामान भेजा बाहर या कहीं से पैसे आ गए, ठीक है, तो वो सब करंट अकाउंट का पार्ट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज गुड्स ये सब करंट अकाउंट का पार्ट है। लेकिन जब आपकी एसेट की ओनरशिप किसी को जा रही है तो उस केस में जो आप पैसा रिसीव कर रहे हो ना, तो अब ये जो ओनरशिप चेंज हो रही है दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब भी एफडीआई आएगी तो ओनरशिप चेंज होगी, समझ रहे हैं आप? ओनरशिप किसी दूसरी कंपनी के हाथ में, कंट्री की कंपनी के हाथ में जाएगी, तो वहाँ पे तो ये है आपका राइट। क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फॉरेन टूरिस्ट से जो आपने इनकम कमाई हुई तो कैश है ना, समझ रहे हो? क्या क्या ओनरशिप कहाँ चेंज हुई, ठीक। रॉयल्टी में लगी, पेटेंट आपने एक दवाई बनाई, पूरे दुनिया की कंपनियों को पेटेंट दे रही है, बेटा तुम लोग बेचो अपने देश में, हमें इनकम भेज दिया करो। आपकी इनकम है वो करंट अकाउंट का हिस्सा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 19 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द इनविजिबल्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? प्यारे बच्चे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने पढ़ा क्या होता है? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिर से करंट अकाउंट में आपने विजिबल और इनविजिबल पढ़ा। अब ये कह रहे हैं कि भैया इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो नहीं है इनविजिबल नहीं, ठीक। तो अब देखिए जरा आप, इनविजिबल नहीं है मतलब क्या है? इनमें से कौन सा है जो विजिबल है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं विजिबल कौन सा है। ट्रांसफर्स आप जानते हो, ट्रांसफर के केस में गुड्स वगैरह नहीं आएंगे, ये रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, है ना, या गिफ्ट्स या डोनेशंस नहीं। सर्विसेज के केस में बिल्कुल नहीं है। मर्चेंडाइज जानते हो क्या होता है? सामान, कोई सामान। तो जब भी सामान की बात आ गई तो भैया ये दिखेगा सामान आपको, जैसे टी शर्ट है आपकी, ये क्या है? ये मर्चेंडाइज आप कह सकते हैं। तो ये है आपका विजिबल, ठीक है दोस्तों। सेकेंडरी इनकम, आप दो इनकम कर रहे हो। आपने क्या किया? दिन भर यहाँ जॉब करते हो, रात को यूएस वालों को आप उनको सर्विस दे देते हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा ट्यूशन पढ़ा देते हो आप। तो ये तो बस इनकम है ना, ये कहाँ दिख रही है, ठीक। ये आपकी इनविजिबल है, राइट। अब प्यारे बच्चे आते हैं सीजीएल 2020 पे। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जानना चाहते हैं करेक्ट कौन सा है। एनी ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन अ रिसीट, आपको रुपया मिला है किससे? फॉरेनर से, इज एंटर्ड एज डेबिट एंड गिवन अ नेगेटिव साइन इन द कैपिटल अकाउंट। अब लेवल देख रहे हो आप, अब एसएससी रंग दिखा रही है अपना, ठीक। पर कहाँ से रंग दिखाएगी? आपको पता है जब भी पैसा मिला है भैया मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। रंग दिखाने की कोशिश कर रही है लेकिन फंस गई, पॉजिटिव साइन लगाएंगे आप। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, व्हेन एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट्स देयर इज अ ट्रेड डिफिसिट। भैया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया तुमने, तुमको ज़्यादा पैसे मिले, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, ज़्यादा पैसे मिले, तो ये ट्रेड डिफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस है, ठीक है, ट्रेड सरप्लस है, राइट। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देख लेंगे अभी। आगे चलिए, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेट ट्रांसफर्स रिजल्ट इन कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ट्रेड किस में कर रहे हैं? ये गुड्स एंड सर्विसेज में कर रहे हैं और नेट ट्रांसफर्स में कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी ये कैपिटल अकाउंट सरप्लस बनाता है। हम क्या कहेंगे? बहुत मारेंगे तुमको। क्यों मारेंगे? ये तो करंट अकाउंट का है ना हिस्सा। जब भी आप ट्रेड करते हो गुड्स सर्विसेज और नेट ट्रांसफर्स की बात करते हो, है ना, विजिबल्स इनविजिबल्स की बात करो, ये करंट अकाउंट का हिस्सा है, कैपिटल अकाउंट का नहीं है, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये आखिरी प्रश्न था आपके लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एसएससी पूछेगी और
ये जो वीडियो मैंने आपसे अभी मैंने डिस्कस किया, इसमें जो ढेर सारी चीज़ें डिस्कस की, इतनी अगर आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लेते हो तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड आप डेफिनेटली कर लोगे। ठीक, सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बस यूपीएससी यहीं पे थोड़ा सा गेम करती है, कुछ चीज़ों को वो अरेंज कराने लगती है, वहाँ पे दिक्कत, मतलब थोड़ी सी हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन मैं कहूँ कि फाउंडेशन तो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन, अगर मैं कहूँ कि इसमें 25% और ऐड कर दिया जाए तो फिर यूपीएससी की भी आपकी ये टॉपिक एकदम तैयार हो जाता है। ठीक, खैर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी फिर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।